Hello friends, hope you are doing good and completed my earlier lecture videos. If you have not watched yet, then do watch from my channel, link given in description. We will start with relative motion. Now this is a very interesting topic. You see, any motion, whatever we have studied so far, right, that is studied with in relative to something. For example, suppose when I say a car is moving on a road with a speed of 40 km per hour. Okay, so what is this 40 km per hour? 40 km per hour is the speed of the car with reference to something, right? When we are talking about speed or distance, right? So there must be a reference point from which we measure the speed or the distance, right? So this 40 km per hour speed is measured with respect to what? With respect to road, and road in turn is considered to be at rest, right? But in reality, if you will see, road is on the surface of earth, okay, and earth in turn is continuously rotating around sun, so the earth is also moving. Okay, understood? So what we are getting, we are getting the velocity of the car, that is 40 km per hour, is relative to what? Is relative to the ground, okay, which is considered to be at rest. You're getting my point? So any kind of motion whatever we study, we need to study in, means it has to be studied as a relative thing. Okay, so let's understand this topic in a much better way. So let's start. Frame of reference. Now frame of reference is very important to understand the motion of an object. Whatever we have studied so far, okay, ground which is considered at rest was considered the frame of reference. तो बेसिकली ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का के मोशन के मोशन का जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं, है ना? यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, एक रोड है, ठीक है, और उसमें एक कार मूव कर रहा है, सपोज करो, ठीक है, से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इस तरीके से, ठीक. तो जब हम ये 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड बोल रहे हैं, ये क्या हम बोल रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू क्या बता रहे थे? ग्राउंड. ये हमारा रोड है विच इज कंसिडर्ड ग्राउंड लेवल पे, ठीक है. तो ये 40 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. समझ में आ रहा है? तो इसके केस में, इस कार के केस में, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ग्राउंड. समझ में आ रहा है? चलो अभी ये और अच्छे से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. देखो ये फिगर को देखो. इस फिगर में क्या है? ये एक रोड है, इसमें दो कार है, एक कार P, एक कार Q, ठीक है, और एक आदमी है जो कि खड़ा है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, एंड ग्राउंड वी आर कंसिडरिंग इट एज रेस्ट, ठीक है. अब देखो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या हो सकते हैं. मान लो हमको कार Q, ये जो कार Q है, इसके मोशन को स्टडी करना है ना. तो इसमें एक होगा कि एक आदमी कोई कार P में बैठा हुआ होगा, इस कार P में, और एक आदमी जो है वो खड़ा है ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे, है ना. अब ये कार Q जब मूव करना स्टार्ट करेगा इधर से इधर, ठीक है, तो और कार P भी इधर से इधर मूव कर रहा है साथ में, नॉट विद डिफरेंट स्पीड. मान लो ये 40 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो सपोज ये करो 20 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. तो अगर हम इस आदमी से पूछेंगे, जो ये आदमी खड़ा था यहाँ पे, ये आदमी से अगर पूछेंगे, तो वो कुछ और बताएगा, इसका कार Q का स्पीड एज वेल एज डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करेगा. अगर हम कार P से पूछेंगे, ये P से, कार P वाल में जो बंदा बैठा रहेगा, उससे अगर हम पूछेंगे कार Q के बारे, तो वो कुछ और बताएगा. ये बात को अप्रिशिएट कर रहे हो? अभी देखो ये कैसे हुआ ये चीज, इस चीज को समझो पहले. सपोज करो ये कुछ टाइम के बाद ये जो कार P था तुम्हारा, ठीक है, वो XP डिस्टेंस मूव कर गया आगे, ठीक, और ये कार Q जो था वो XQ डिस्टेंस मूव कर गया आगे. ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. अब मुझे ये बताओ कि अगर हम इस आदमी से पूछेंगे, यहाँ जो ये आदमी खड़ा है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, अगर इससे हम पूछेंगे कि Q कितना ट्रेवल किया, तो ये आदमी क्या बताएगा? बताओ. ही विल से XQ, कोई डाउट नहीं है इसमें.
और अगर इससे पूछेंगे कि कार पी कितना ट्रेवल किया, तो वो क्या बोलेगा, एक्सपी। समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। ये इस आदमी से जब भी पूछते तो ये पी और क्यू का दोनों का पता रहता। तो ये आदमी देखो, ये आदमी जो है ये ग्राउंड लेवल पे खड़ा है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर बात करें, मतलब आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि मोशन फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन। इस चीज को समझो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं ये दोनों कार पी और क्यू का मोशन को, वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन, ठीक है। तो मैन इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग मैन मोशन फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन, ठीक है। तो ये दो चीज बताता है, इसमें किसी को डाउट नहीं, क्लियर है। अब आगे आओ। अब अगर हम तुमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार क्यू एज सीन बाय कार पी। अभी समझ में आ रहा है, अभी ये सही है ना ये क्वेश्चन। ये पी भी साथ में मूव कर रहा था, राइट। जितने देर में ये क्यू यहां से यहां आया, उतने देर में पी यहां से यहां पहुंच गया है, ठीक है। तो पी वाले से जब हम पूछेंगे, जो पी में आदमी बैठा हुआ है, उससे अगर हम पूछेंगे कि आफ्टर से टाइम टी, जो बात हुआ, ठीक है, टी टाइम में ये एक्स क्यू ट्रेवल कर लिया और ये एक्स पी ट्रेवल कर लिया। तो आफ्टर टाइम टी अगर हम पी से पूछेंगे इस कार से कि भाई तुमको एक्स क्यू कितना आगे बढ़ा है, तो वो क्या बोलेगा, what he will say, he will observe this distance only na, this one, this is the distance as seen by p, right. तो distance traveled by car q as seen by car p will be how much, xq minus xp। समझ में आ रहा है। तो अब ये देखो, ये दोनों डिफरेंट कैसे हो गया। ये जो मैन जो बता रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मैन जो था, वो q का क्या बताया था, xq बताया था, राइट। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार p अगर हम बना दिए, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना बता रहा है q का, एक्स क्यू माइनस एक्स पी। तो देखो दोनों केस में डिफरेंट बता रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए बोलते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहां पे तुमको दिखा कि दो अगर हम डिफरेंट फ्रेम से देखें, एक आदमी का और एक दूसरा इस कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो किसी चीज के मोशन को देखो उसमें डिफरेंस आ गया है ना, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए, किसके लिए, इस कार के लिए। ये जो हमारा कार था क्यू, इस कार को हम दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये कार ही था, कार पी, और दूसरा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, मैन था। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे तो दोनों अलग अलग हमें दिखा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज। चलो अभी आगे और क्लियर होगा कि ये रिलेट। अब ये तो था डिस्टेंस। अब इसी में अगर वेलोसिटी का बात करें कि इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, इसको क्या दिखता और इसको क्या दिखता, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो अभी हम तुमको समझा दें क्या होता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बेसिकली, है ना। अभी देखो यहाँ पे एक तुमको ट्रेन दिख रहा है, दिस इज अ ट्रेन, ओके, एंड दिस ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये VTG जो लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली मतलब है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड चूंकि रेस्ट पे होता है, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, वो जा रहा है। अभी इस ट्रेन के ऊपर में एक साइड में ऋतिक रोशन खड़ा है, ये देखने में ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। और इस साइड में अभिषेक बच्चन खड़ा है, और ये दोनों ट्रेन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, ओके, एंड द ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब इधर साइड में ग्राउंड पे, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे अमिताभ बच्चन इज स्टैंडिंग, मींस अमिताभ बच्चन इज स्टैंडिंग एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। ही इज नॉट मूविंग एट ऑल, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अभी मान लो अभी हम तुमसे पूछते हैं कि अमिताभ बच्चन के रेफरेंस में, ठीक है, अमित विथ रिस्पेक्ट टू, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रेफरेंस टू फ्रेम ऑफ अमिताभ बच्चन। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तेरा कौन बन गया, अमिताभ बच्चन बन गया। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर तुमसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि देखो स्पीड ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अमिताभ बच्चन, एज सीन बाय अमिताभ बच्चन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होता, तो क्या बताता अमिताभ बच्चन, सिंपल 20 मीटर पर सेकंड। क्यों,
क्योंकि ट्रेन का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और अमिताभ बच्चन भी कहाँ खड़ा है, ग्राउंड में खड़ा है। ठीक है, तो ये तो पहले ही डिफाइन हो चुका है ना कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो अमिताभ बच्चन भी कहाँ खड़ा है, विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड में ही, और अमिताभ बच्चन का अपना भी कोई वेलोसिटी नहीं, वो दौड़ नहीं रहा है कहीं भी। ठीक है, तो दैट इज वाई एज सीन बाय अमिताभ बच्चन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक, अब स्पीड ऑफ ऋतिक रोशन भी कितना बताएगा अमिताभ बच्चन, ऑब्वियस है 20 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि वो जब वो ट्रेन को देख रहा होगा तो ट्रेन के ऊपर ऋतिक रोशन खड़ा है, राइट। तो ट्रेन जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से तो ऋतिक रोशन भी जा रहा है ना, समझ में आ रहा है। ऋतिक रोशन चुपचाप ऐसे खड़ा है, बट ट्रेन मूव कर रहा है, तो वो तो ट्रेन के ऊपर है, तो वो भी यानी मूव कर रहा है अमिताभ बच्चन के लिए, समझ रहे हो। तो दैट इज व्हाई एज सीन बाय अमिताभ बच्चन स्पीड ऑफ ऋतिक रोशन विल बी आल्सो 20 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ अभिषेक बच्चन भी क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड। वेरी इजी। अब बोलोगे ये क्या बकवास सवाल पूछ दिए। ठीक है, अब चलो अब आगे बताओ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, मतलब इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अभिषेक बच्चन। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, बताओ, कोई बता सकते हो, दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो को और दिमाग लगा के सोचो कि क्या बताएगा वो। देखो इट्स वेरी सिंपल, वो क्या बताएगा, अभिषेक बच्चन खुद ही इस ट्रेन पे खड़ा है, राइट, समझ रहे हो, और हम पूछ रहे हैं कि अभिषेक बच्चन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताओ ट्रेन का स्पीड क्या है, तो वो ट्रेन का स्पीड क्या बताएगा, 0 बताएगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या लगेगा, वो तो ट्रेन पे ही खड़ा है ना, समझ में आ रहे हो। इट इज सिमिलर टू कि अर्थ पे तुम खड़े हो। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि भाई तेरे को अर्थ मूव करता दिख रहा है क्या, तो तुमको अर्थ मूव करता दिखता है, नहीं दिखता है, राइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम अर्थ पे ही खड़े हो खुद, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है अगर उसी पे खड़े रहोगे तो उसका स्पीड क्या हो जाता है 0, लेकिन एक्चुअली में अर्थ तो मूव कर रहा है, सन कह रहा हूं, बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से चूंकि अभिषेक बच्चन ट्रेन में खुद बैठा हुआ है, ट्रेन पे के ऊपर खुद खड़ा है, तो वो उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो उसको ट्रेन का वेलोसिटी कितना दिखेगा 0, समझ में आ रहा है। खैर ये चीजें और अच्छे से क्लैरिटी और आगे आके आएगी जब इसको वेक्टर फॉर्म में हम ले आएंगे। अभी अभी तो तुमको एनालिटिकल वे में समझा रहे हैं, तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में ले आएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन अभी तो ये समझ में आ रहा है तुमको कि क्यों हुआ, कि सिमिलरली कि तुम अर्थ पे खड़े हो तो हम तुमसे पूछेंगे अर्थ का स्पीड क्या है, तो तुम बोलते हो 0, लेकिन अर्थ का स्पीड 0 तो है नहीं, वो तो घूम रहा है, सन कह रहा हूं, समझ रहे हो, उसी तरीके से। ठीक, अब अगर हम अभिषेक बच्चन से पूछते कि भाई बताओ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऋतिक रोशन जो तुमको दिख रहा है, तो हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि ट्रेन के ऊपर में एक एंड पे ऋतिक रोशन खड़ा है और एक एंड पे अब अभिषेक बच्चन खड़ा है। ठीक है, तो दोनों खड़े हैं तेरे, है ना। तो अगर हम अभिषेक बच्चन से पूछते हैं कि इसका स्पीड क्या है, तो उसको क्या दिखेगा, उसका स्पीड बताओ कोई, उसको 0 दिखेगा ना, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो वो रुका हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में तो दौड़ नहीं रहा है। अभी इसका एनालॉजी देखो, ऐसे समझो, तुम लोग ट्रेन में चले हो, ठीक है, अब ट्रेन में जब जाते हो तो ट्रेन में आमने सामने सीट है, ठीक, तो मान लो इधर भी लोग बैठे हुए हैं और तुम्हारे अपोजिट भी लोग बैठे हुए हैं, और ट्रेन मान लो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, सपोज करो, ठीक है, तो तुमको क्या दिखता है, तेरे सामने जो आदमी बैठा हुआ था वो बैठा ही हुआ है ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि जब ट्रेन 100 किलोमीटर आवर की स्पीड में चलने लगा तो आदमी भी दौड़ने लगा अपने सीट पे, ऐसा तो नहीं होता है समझ रहे हो, तो वो भी वहीं बैठा हुआ है और तुम भी इधर बैठे हुए हो, तो तुमसे अगर हम पूछेंगे उस आदमी का स्पीड क्या देख रहे हो, तो क्या बताओगे, कुछ नहीं, 0। वो भी बैठा हुआ है, तुम भी बैठे हुए हो, तो आदमी चल थोड़ी ना रहा है, नहीं चल रहा है ना। ठीक है, तो अभिषेक बच्चन के रिस्पेक्ट में ऋतिक रोशन क्या है, चुपचाप से खड़ा है, तो डेट इज वाई उसका स्पीड क्या होगा 0। अब ये बताओ कि अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का कितना स्पीड देखेगा, अब ये मत बोलना कि अमिताभ बच्चन का स्पीड भी 0 देखेगा, नहीं, यू विल सी 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको समझो क्यों, अब क्यों 20 मीटर पर सेकंड देखेगा, अब ऐसे समझो, अब फिर से तुम्हारा एनालॉजी वहीं लाते हैं हम, तुम ट्रेन में अगर ट्रैवल किए होगे, ठीक है, तो अगर साइड में जो पोल्स लगे रहते हैं या ट्री रहता है, ठीक है, तो तुम जब ऐसे जाते हो तो तुमको क्या दिखता है कि ट्री जो है जोर से पीछे की तरफ भागा, समझ रहे हो। जैसे तुम कार में भी जब ट्रैवल करते हो तो कभी साइड में कार मान लो काफी तेज अगर ट्रैवल कर रहा है तो तुम बगल में जब तुम पेड़ को देखते हो तो तुमको क्या दिखता है, पेड़ तुमको ये दिखेगा कि पेड़ तुमको
पीछे की तरफ क्रॉस करके गया। समझ में आया? जितने स्पीड से तुम थे उतने उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से वो पार करके गया। होता है ना, यही होता है ना प्रैक्टिकली। तो ये क्यों हो रहा है ये सब चीज? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया? ठीक है। अब चलो, ये अभी आगे जब इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलो लेट्स मूव। नाउ लेट अस सी द एक्चुअल इक्वेशंस फॉर रिलेटिव मोशन, है ना। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, इसको देखेंगे हम इक्वेशन से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये F जो लिखा हुआ है दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस F। ठीक है, तो सपोज करो एक कार है मेरा Q। ठीक है, इस कार Q के मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है? कोई एक पॉइंट एट रेस्ट होगा, ये रेस्ट होगा या मूविंग हो, वो डिपेंड करता है कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या वो रेस्ट पे है। तो एक अगर हम माने कि सपोज दिस इज एट ग्राउंड लेवल, जो वो पिछला एग्जांपल याद करो जहां पे हम बोले थे कि एक मैन है वो ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ तुम्हारा। तो यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस बना दिए और उसके रिस्पेक्ट में इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट क्यू का। ठीक, तो एक ये रिस्पेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम बात किए, है ना। दूसरा बात करेंगे, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, उसको हम बोले एफ डैश। ठीक, उसका एक्सिस डिफाइन कर लिए एक्स डैश और वाई डैश इस तरीके से। ठीक है, और ये इसका जो ओरिजिन जो बन रहा है दैट इज पी। ठीक, तो ये सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिससे हम ये डिफाइन कर रहे हैं। अपने केस में वो क्या हो गया, जो कार पी था, याद करो कार पी, ग्राउंड पे एक मैन था, कार पी था और कार क्यू था, राइट, फर्स्ट स्लाइड में जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही मान लो ये कार क्यू है, ये कार पी है और ये मैन है जो कि खड़ा है चुपचाप से। ठीक है, और हमारे एग्जाम्पल में क्या था, कार क्यू वाज ऑल्सो मूविंग एंड कार पी वाज ऑल्सो मूविंग। ठीक है, ये चीज था। अभी देखो, अभी क्या है, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एफ एंड एफ डैश, ये एफ और एफ डैश जो अभी बताया तुमको, एंड पार्टिकल क्यू इज ऑब्जर्व्ड, ये पार्टिकल क्यू इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बोथ दीज फ्रेम्स, यहां से भी देख रहे हैं और यहां से भी देख रहे हैं। ठीक है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब अभी तुम ऐसे मान के चलो कि पी पॉइंट से भी देख रहे हैं, इस पॉइंट से पी पॉइंट से भी उसको देखा जा रहा है क्यू को, और ओ पॉइंट से भी देखा जा रहा है क्यू को। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल क्यू ये विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ, मतलब इससे, तो उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है, ये जो रेड वाला जो बना हुआ है ये है रेड से। ठीक है, और इसको हम क्या नोटिफाई किए, ओ क्यू वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल सिंपल चीज है, पोजीशन वेक्टर का बात है ये। ठीक, उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एफ डैश, ये एफ डैश वाला क्या होगा, ये देखो ये वाला जो लाइन था वो ये है, दिस वन, तो इट विल बी पी क्यू वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, दिस इज अगेन अ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। ठीक, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्रेम एफ डैश, मतलब ये एफ डैश फ्रेम खुद, ये इसका पोजीशन भी होगा नहीं, मतलब ये पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी का पॉइंट ओ से अगर पोजीशन वेक्टर हम पूछेंगे तो वो बता सकते हो ना, वो क्या होगा, ओपी वेक्टर, ये जो बना हुआ है यहाँ पे ओपी वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर। ऐसे लिख लिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब यूजिंग अगर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो क्या होगा, हेड टू टेल कर लो, ये देखो ये टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड, और ये ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ये ट्राइंगल लॉ बताएगा। यानी कि ओ क्यू वेक्टर हमारा क्या था, आर क्यू एफ, तो आर क्यू एफ लिख लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ डैश एफ प्लस आर क्यू एफ डैश। ठीक है, ये सिंपली लिख दिया यहाँ पे। तो इसको रीअरेंज थोड़ा कर लो, तो क्या आएगा, आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एफ डैश, इसका ही मीनिंग हुआ ना, आर क्यू एफ डैश का मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ डैश इक्वल टू क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ, ये वाला चीज, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ डैश, मतलब ये खुद ये वाला फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू अगेन एफ, ये वाला चीज आर एफ डैश एफ। समझ गए, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर टर्म में आ गया। अब मान लो यहां से तुमको हम वेलोसिटी निकालने बोलते हो, तुम क्या करते, वेरी इजी, उसको डिफरेंशिएट कर देते पोजीशन वेक्टर को, तो क्या आ जाता, वेलोसिटी आ जाता। अब यहीं से हमारा स्टार्ट होगा रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया?
अभी देखो कैसे हुआ, ये देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर क्यू एफ डैश इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्यू एफ माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर एफ डैश एफ। ठीक, अब आर क्यू एफ डैश ये क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एफ डैश, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस वाज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ डैश। ठीक, तो इसको जब डिफरेंशिएट किए तो हमको इसका वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में मिला, अब हम इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एफ डैश। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है यहाँ पे कि ये क्या हुआ, क्यू का वेलोसिटी हम किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं, एफ डैश के रेफरेंस फ्रेम में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ, पहले क्या यहाँ लिखेंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और सेकंड में क्या लिखेंगे, जिसके जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम का बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्यू का पोजीशन वेक्टर हम किससे देख रहे थे, पी से देख रहे थे, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एफ डैश है। तो डेट इज वाई जब डिफरेंशिएट किए तो हमारा क्या आया, वेलोसिटी आया। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या आया, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ डैश आया, तो डेट इज वाई वी क्यू एफ डैश। समझ गए, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वी क्यू एफ डैश हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो इसी तरह बताओ क्या होगा ये, आर क्यू एफ मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ अगर हम देखें। ठीक है, अब एफ डैश का बात नहीं हो रहा है, तो इसके टर्म्स में अगर बात करेंगे तो यहां से यहां जो देखा तो इसका वेलोसिटी, अब हम क्या बात कर रहे हैं, वी क्यू एफ मतलब वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एफ। समझ गए जो भी बताए थे, तो वो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एफ माइनस वेलोसिटी ऑफ एफ डैश विथ रिस्पेक्ट टू एफ। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम एज्यूम किए थे कि ये जो पॉइंट पी है, सपोज करो ये भी मूविंग है, अपना वो फर्स्ट स्लाइड वाला एग्जांपल याद करो जहां पे दो कार था, कार पी क्यू और एक आदमी खड़ा था। ठीक है, तो ये आदमी था, ये कार पी था, ये कार क्यू था, राइट, तो उसमें दोनों कार मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे मान लो पी भी मूव कर रहा है। ठीक, तो पी का जो मूव कर रहा है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एफ का जब बात करेंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना था, आर एफ डैश एफ। ठीक, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू क्या, एफ। यहां तक समझ गए ये वाला इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, अभी आगे जब एक दो और एग्जांपल ले लेंगे तो फिर तुम एकदम क्लियर हो जाओगे, एकदम लिखना सीख जाओगे कि रिलेटिव वेलोसिटी लिखते कैसे हैं, पहले वो भी तो समझना चाहिए ना कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे। ठीक है, वो यहां समझना जरूरी है। अब यहां एक पॉइंट जो देखने वाली बात है वो ये है, ये चीज को समझो, इफ द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस केस Q एंड P, ठीक है, आर नोन विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉमन फ्रेम। ये समझो, मतलब हम ये बोले कि अगर Q का वेलोसिटी हमें पता है एक कॉमन फ्रेम जो F है, तो हमको क्या पता था, वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू F अगर हमको पता है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू F हमको पता है। ये कहने का यही इसका मतलब है कि इफ द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हियर द पार्ट Q एंड P आर नोन विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉमन फ्रेम, हियर पॉइंट O, ये वाला पॉइंट O, तो पॉइंट O किस फ्रेम में है, F में है। तो अगर हमें अगर ऐसा मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू F भी पता है और वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू F पता है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर कैन बी फाउंड। इसका क्या मतलब हुआ, इस इक्वेशन से आओ, इस इक्वेशन से क्या आया कि अगर तुमको इस तरीके से मालूम है वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ Q with respect to f dash equal to velocity of Q with respect to F minus velocity of F dash with respect to F। समझ गए, यही है। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है velocity of Q with respect to F dash का मतलब क्या है कि velocity of Q with respect to P अगर हम बात करते हैं, सीधा सीधा बात करो कि velocity of Q as seen by P, इसको ऐसे पढ़ते हैं velocity of Q as observed by P या velocity of Q with respect to P, ठीक है, या velocity of Q with reference to frame of reference P, ठीक है। तो ये क्या होता, सिंपली velocity of Q with respect to F माइनस velocity of सॉरी एक मिनट, हाँ, velocity of P with respect to F।
ये यही बोलना चाहता है, इफ वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नोन देन वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर कैन बी फाउंड, क्योंकि दोनों का हमको एक कॉमन रेफरेंस के ये q का भी वेलोसिटी और p का वेलोसिटी कॉमन रेफरेंस फ्रेम से मालूम था f से vqf vpf, तो हम वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ p निकाल सकते हैं। वही ये बोलना चाह रहा है, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर कैन बी फाउंड, तो वो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p, वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू f माइनस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू f, दोनों का कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वेलोसिटी मालूम होना इस केस में जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझे हो? तो अभी आगे जब एग्जांपल्स लेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझते हैं। अभी तक हम वेलोसिटी का बात कर रहे थे, अभी एक चीज और देख लो लास्ट। इसमें क्या है कि सपोज करो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है अपना एफ और एफ डैश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो p है मेरा, ठीक है, ये एक सपोज करो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, क्या चीज कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ घट नहीं रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस f। मतलब अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू f, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू f इज कांस्टेंट, सपोज करो। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ q, वेलोसिटी ऑफ q जो है, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ q जो है, ठीक, दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब इट इज इन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये q अगर कार है तो ये कार जो है एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और p वाला का हम क्या बोले? p जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस o पॉइंट फ्रेम f। ठीक है, तो क्या होगा वो देखो कि एक्सेलरेशन किसको कैसा दिखेगा, मतलब चूंकि ये वाला जो q है ये दिस इज गोइंग अंडरगोइंग एक्सेलरेशन a। ठीक, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस p से क्या दिखना चाहिए और फ्रेम ऑफ रेफरेंस o से क्या दिखना चाहिए? वेलोसिटी तो अभी देखे थे, वो तो बात कर लिए। अब देखते हैं कि अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट यही था जो भी बताएं कि जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p है, ठीक है, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, वो डेट इज इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो क्या होगा देखो, कंसिडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एफ एंड एफ डैश, ठीक है, आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि ये एफ है और ये एफ डैश है। ठीक है, तो इस केस में ये बोल रहा है कि एफ एंड एफ डैश बोथ आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन तुम मान के चलो कि मान लो एफ अगर रुका हुआ है, रेस्ट पे है, और एफ डैश कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ डैश जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एफ, वो भी जो ये देखेगा वो क्या देखेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। अगर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, एंड पार्टिकल क्यू इज एक्सेलरेटिंग, क्यू कंटिन्यूअसली ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। राइट, तो ये जो इक्वेशन मेरा अभी वैलिड होता, वी क्यू एफ डैश इक्वल टू वी क्यू एफ माइनस वी एफ डैश एफ। अभी लास्ट स्लाइड में देखे, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम एक बार और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी ऑफ वी क्यू ऑफ एफ डैश वो क्या हो जाता है? इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एफ माइनस डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफ डैश विथ रिस्पेक्ट टू एफ। अब यहां पे देखो, वेलोसिटी ऑफ एफ डैश विथ रिस्पेक्ट टू एफ क्या था? कांस्टेंट था। अभी बोले थे ना वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू o इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ p मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ f डैश है फ्रेम, और विद रिस्पेक्ट टू f। सो अगर ये कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ f डैश विद रिस्पेक्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। राइट, और d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू f डैश क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम एक्सेलरेशन। राइट, तो एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू f डैश या एक्सेलरेशन ऑफ q एज सीन बाय एफ डैश, मतलब ये q का एक्सेलरेशन जो इस फ्रेम से देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू f। देखो मजेदार चीज, मतलब कि जो इसका जो एक्सेलरेशन है q का वो दोनों को सेम दिखेगा। ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंट दिखेगा बट एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या दिखेगा? दोनों का सेम दिखेगा, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, तो इसका बेसिकली अगर हम ये बोले कि इसका क्रक्स क्या है, तो ये है कि ऑब्जर्वर्स ऑन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दिस केस ये O पे था और P पे था। ठीक है, दैट मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब क्या? अभी जो बात की थी ना कि P जो है ना, P और O, ठीक है, P इज मूविंग
एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, डेट मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर विल मेजर द सेम एक्सेलरेशन फॉर अ मूविंग पार्टिकल या फॉर अ थर्ड अनदर मूविंग पार्टिकल, जो दोनों जिसको मेजर कर रहे थे, इन दिस केस इज क्यू। बात समझ गए? तो ये वही चीज हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम दिखेगा। अगर ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये एक्सेलरेटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब अगर एकदम इन शॉर्ट अगर समझना है तो ये समझो कि अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये और ये, इन दिस केस दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग, ठीक है, या तो दोनों रेस्ट पे रहे, या तो एक चल रहा है एक रुका हुआ है, या दोनों चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट दे शुड नॉट बी एक्सेलरेटिंग, दोनों कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है तो इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम किसी एक पार्टिकल को देख रहे हैं, का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक इस फ्रेम से एक इस फ्रेम से, तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका एक्सेलरेशन थर्ड पार्टिकल का इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, ये यही बोलना चाहता है, ठीक है। अब आगे जब हम अभी न्यूमेरिकली सब सॉल्व जब करेंगे तो ये सब चीज और तुमको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे ये रिलेटिव वेलोसिटी वाली चीजों से, ठीक है। अब देखो जेई मेंस एडवांस नीट ये सब जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछता है, जेई एडवांस तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर तुमको ट्रिक्स मालूम है कि कैसे सॉल्व करना है तो बस तुम तुरंत कर लोगे। और वेक्टर अप्रोच जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व करने का, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत जगह वेक्टर से नहीं बताते हैं, इसी तरह बता देते हैं, डायरेक्शन बना बना के बता देते हैं, तो वो बताते हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड मेथड, ओके। इफ यू आर कन्वर्सेंट विद दिस वेक्टर मेथड तो ये तुम कभी गलती नहीं करोगे इस चीज को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का जब भी आएगा क्वेश्चन तो सबसे पहला काम है कि वेलोसिटीज को उसके यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख लो, खुद से डिफाइन कर लो यूनिट वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस केस में अगर देखो जो यहाँ फिगर बना हुआ है, इस केस में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों कार मूव कर रहा है पी और क्यू, एक 20 मीटर पर सेकंड से एक 10 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे अब ये चीज तुमको समझ में आ जाएगा ना, ये वी क्यू जी लिखा हुआ है, मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्यू, कार क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, समझ में आ गया। उसी तरह से वी पी जी जो लिखा हुआ है मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो दोनों कार का हमें एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड से मालूम है, और यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या कर लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम खुद से मान ली कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है मतलब क्या है मेरा, ये आई कैप है, ठीक है। तो ये अगर तुम बना लोगे तो तुम दोनों के वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इजीली। जैसे वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछेंगे तो क्या बोलोगे, 20 आई कैप, राइट। उसी तरह इसका 10 आई कैप, ठीक। तो वेलोसिटी तुम लिख लिया यूनिट वेक्टर फॉर्म में। दूसरा क्या है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिलेटिव वेलोसिटी इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि यू नीड टू कैलकुलेट फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार क्यू, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार क्यू विथ रिस्पेक्ट टू कार पी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार क्यू एज सीन बाय या एज ऑब्जर्व्ड बाय कौन, कार पी। बात समझ रहे हो? तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर नोटेशन में अगर हमें लिखना है, अब कैलकुलेट करना है, तो पहले तो याद करो क्या था तुम्हारे पास, एक जो फॉर्मूला था जो लास्ट स्लाइड में जब हम बताए थे, तो वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फ्रेम एफ डैश, ठीक है, फिक्स्ड फ्रेम नहीं, वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉमन फ्रेम एफ माइनस वेलोसिटी ऑफ एफ डैश विद अगेन द कॉमन फ्रेम एफ, यही होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन जो था, अब इस चीज को समझो, यहां से अभी तुमको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। इसका मीनिंग क्या था उस समय जो हम बता रहे थे, अब वो ये बता रहे थे कि ये जो कार है क्यू, उसका हमको किसके रिस्पेक्ट में मालूम है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये भी जो कार है पी, इसका भी हमको किसके रिस्पेक्ट में मालूम है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मालूम है, ठीक है। तो ये दोनों कार का स्पीड हमको एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि मेरा इस केस में क्या है, ग्राउंड है, राइट। तो हमें कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मालूम है स्पीड, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी निकालना है। तो यहां लिख लो वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, यही निकालना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन फ्रेम दैट इज ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम ग्राउंड, ठीक है। तो अब तुमको ये याद हो जाना चाहिए कि जब भी अगर ऐसा पूछा जाएगा वी क्यू पी क्या होता है, तो तुमको सीधा बताना है वी क्यू माइनस वी पी बेसिकली, ठीक है। इफ यू नो दैट वी क्यू
and Vp, they are measured from the same frame of reference, in this case ground, इसलिए ऐसे लिखे हैं Vqp equal to Vqg, ये क्या है, velocity of q with respect to ground माइनस Vpg, मतलब velocity of p with respect to ground। इसको हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते थे ना, velocity of q माइनस velocity of p, ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है। बट इन दिस केस यू शुड एंश्योर दैट this velocity of q is also measured with respect to ground and this velocity of p is also measured with respect to same frame of reference ground। ये समझ में आ गया कि अभी ये इक्वेशन को कैसे हम लिखते हैं, ये समझ में आ गया। अब तुम्हारा बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि तुम अगर वेक्टर फॉर्म में लिख चुके हो, जो कि पहला हमारा यहाँ स्टेप में बता रहे हैं, पहला स्टेप यही है ना, राइट वेलोसिटी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो तुम दूसरा क्या तुमको लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है। तो अब तो तुम रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना भी सीख गए, ठीक। तो जब ये सीख गए तो अब क्या बचा तुम्हारे लिए, अब तुमको सिंपली कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उससे निकाल लो। तो वी क्यू पी निकालना था, तो तुमको वी क्यू जी और माइनस वी पी जी पता है कैसे, लेकिन ये ध्यान रखना ये वेक्टर फॉर्म में, देख लो यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो तुमने निकाल लिया था कि वी पी जी वी क्यू जी कितना था 20 आई कैप, क्योंकि ये अगर हम एक्स एक्सिस मान लिए थे तो दिस बिकम्स आई कैप, तो दिस इज 20 आई कैप माइनस इसका कितना हो गया 10 आई कैप वेक्टर फॉर्म में, राइट। तो 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वी क्यू पी इज हाउ मच 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ क्यू एज सीन बाई पी विल बी हाउ मच 10 मीटर पर सेकेंड। देखो लॉजिकली ऐसा होता भी है, मतलब क्या, अब एक और चीज में बताते हैं। अब यहाँ पे मान लो एक आदमी खड़ा रहता इधर साइड में कहीं, ठीक। अगर इससे हम पूछते हैं कि भाई ये कार क्यू का स्पीड कितना है, तो कितना बताता है 20 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इससे पूछते हैं कि भाई कार पी का स्पीड कितना है, तो कितना बताता है 10 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि ये तो रेस्ट पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा था, ठीक है। और ये वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ क्यू भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात हो रहा है, और ये आदमी जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू भी ग्राउंड ही है, समझ में आ रहा है ना। तो इसके फ्रेम में दोनों का बात होता है, लेकिन यही चीज जब इस कार से पूछा गया पी से, जो कि मूव कर रहा था, और ये कार भी मूव कर रहा था, तो वो क्या बता रहा है, उसका वेलोसिटी कम बता रहा है, राइट। तो यही खेला हो रहा है किसके कारण, ये हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण खेला हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का खेला क्यों हो रहा है, बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो जा रहा है। ये देखो ये वाला जो आदमी था ये रेस्ट पे था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो कार है दिस इज अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आ रहा है। इसीलिए जब तुम देखते होगे कि मान लो तुम हाईवे पे चल रहे हो, तेरे बगल से जब कार जा रहा है, तुम 100 के स्पीड में हो, बगल वाला 120 के स्पीड में है, तो वो जब बगल से ऐसे गुजरता है, ठीक है, तुम्हारे बगल से, तो तुमको लगता है वो जरा धीरे धीरे पास हो रहा है, तुम्हारे गाड़ी को ओवरटेक जो कर रहा है वो धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही रोड में कोई आदमी खड़ा रहेगा तो तुम भी उसके सामने 100 के स्पीड में जाओगे, और उस तेरे बगल वाला जो 120 में गया, तो सोचो उसके सामने से कितना जल्दी जल्दी पास करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। ऑल द मोशन जो भी हम स्टडी करते हैं इट इज रिलेटिव, एंड इन फैक्ट एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड, इवन वट एवर यू आर डूइंग इज रिलेटिव। मतलब स्कूल में मार्क्स ज्यादा आया कम आया तो किससे आया, किसी के रिलेटिव आया। तुम्हारा मार्क्स किसी के रिलेटिवली कम आया या किसी के रिलेटिवली ज्यादा आया। अब क्लास में एक ही स्टूडेंट होता है, अगर उसको 50 आता तो वही हाईएस्ट है, उसके रिलेटिव में कोई है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो दुनिया में जो भी चीज होता है ना, वो मैक्सिमम चीज रिलेटिव होता है, किसी के रिलेटिव में कुछ हो रहा है, और सबका रिलेटिव अपना एक सेट पॉइंट होता है, समझ गए, ठीक है। चलो अब देखो इसमें, अब इसमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि एक तो ये अच्छे तरीके से तुम बना सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी का जैसे आएगा तुम फार्मूला लिखोगे, ठीक है। फार्मूला भी तुमको याद है कि कैसे फार्मूला लिखना है, और वेक्टर फॉर्म में लिख के तुम उसको बना लोगे, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो क्या बोलते तुम 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन पूछते तो क्या बोलते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, होता भी वही हो रहा है कि इस कार को जब वो दिखता तो उसको क्या दिखता कि ये कार जा रहा है आगे की तरफ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब इसी में एक और कंसेप्ट होता है नेगेटिव वेक्टर का। अभी नेगेटिव वेक्टर क्या है भाई, नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं है, ये सब बस बोलने वाली बातें हैं। इसमें करना क्या होता है कि इट्स वेरी सिंपल, अगर तुमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार क्यू एज सीन बाई कार पी, राइट, ये निकालना है। तो जब ऐसा तुमको करना होगा तो तुम क्या करोगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट पे ले आओ। रेस्ट पे ले आओ मतलब क्या होता है, अगर ये कार पी इधर मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड, अगर इसको हमको रोकना है, सपोज करो रोकना है, तो हमको क्या करना होगा, अगर इसके अपोजिट में
10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी का अगर वेक्टर लगा दें 10 मीटर पर सेकंड का, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो ये गाड़ी रुक जाएगा ना, बात समझ रहे हो? मतलब इधर भी 10 मीटर पर सेकंड था, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड था, तो इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होगा उसका रिजल्टेंट 0, ठीक है। तो अगर इस पे लगाएंगे अगर अपोजिट वेक्टर, तो इसके आसपास जितने भी चीजें होंगे जो जिसको ये देख रहा होगा, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये कार क्यू को देख रहा था, राइट, तो इतने ही जितना इसमें वेलोसिटी अपोजिट साइड में लगाए हैं उतना ही वेलोसिटी हर में लगाएंगे। जैसे इस कार को ये देख रहा था तो यहां पे भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे भी लगाएंगे, इस गाड़ी में भी। अगर कोई और भी गाड़ी होता साथ में, इस साइड भी अगर एक गाड़ी होता उसमें भी 10 मीटर पर सेकंड लगाते जब इसके रिलेटिव मोशन का बात करते तो, ठीक है। तो वही चीज है, अगर तुमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन और ऑब्जर्व्ड और विद रिस्पेक्ट टू कार पी, ठीक है, मतलब अब कार पी में जो आदमी बैठा हुआ है वो क्या बताएगा कार क्यू का, ठीक। तो क्या करना है तुमको उसमें कि जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है उसको पहले तुम क्या करोगे, उसको यू विल ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो ब्रिंग कार पी टू रेस्ट, ये कार पी को तुम रेस्ट पे लाओ, ठीक है। कैसे लाओगे भाई, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेक्टर लगाओगे, तो कितना लगाओगे, वीपीजी ही लगाओगे। वीपीजी इधर था इस केस में, अब इधर था, अब इसको क्या करोगे, इसके अपोजिट साइड में वीपीजी लगा दो, तो ये रेस्ट पे आ गया। अब तुमको दिखेगा ना कि रेस्ट पे आ गया है, समझ गए। अब वेक्टोरियली मतलब रेस्ट पे ला रहे हैं, तो ब्रिंग कार पी टू रेस्ट बाय एडिंग इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी वेक्टर टू कार पी, तो ये लगा दिए। एड दिस वेक्टर टू कार क्यू ऑल्सो, यही देखो, तो ये कार क्यू है क्योंकि इसी कार से इसका ऑब्जर्व कर रहे थे हम, तो इस कार के साथ जो भी चीज करेंगे तो वो इस कार पे भी हमको लगाना पड़ेगा। तो इस कार में अगर हम वीपीजी इधर लगाए हैं तो इस कार में भी वीपीजी हमको इधर ही लगाना होगा, सेम वैल्यू, ठीक है, सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू, ठीक, समझ गए। तो अगर हम ये ऐड दिस वेक्टर ऐसे कर देंगे तो अभी तुमको क्या दिखेगा कि ये कार जो अपना कार क्यू है उसमें एक वेक्टर इधर है, ठीक, एक वेक्टर इधर है, इसका वैल्यू कितना है 20, और दूसरा वेक्टर अपना किधर है, इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसका वैल्यू कितना है 10। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा 20 माइनस 10, ऑब्वियसली सिंपल है ना। तो 20 माइनस 10 कितना होगा 10, तो दिस बिकम 10 आई कैप, समझ गए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर नेगेटिव वेक्टर। बहुत इजी है, बहुत आराम से इसको तुम लगा सकते हो कहीं भी चाहो तो, ठीक है। लेकिन ये मेथड जो है दिस इज वेरी गुड, आराम से वेक्टर लगाओ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, वेक्टर लगाओ, फॉर्मूला लिखो और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आराम से निकाल लो, ठीक। लेकिन चलो हम दोनों बता दिए, ग्रेजुअली तुम जब प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल में तुमको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव वेक्टर है क्या, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी के को और अच्छे से समझते हैं, ये सब सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। अभी ये सेम सिचुएशन है जहाँ पे एक ट्रेन जो जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टी जी, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इट इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से सेम सिचुएशन अभिषेक बच्चन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ दिस ट्रेन, ठीक है, वो चुपचाप से खड़ा है। लेकिन इस केस में भी थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं कि ऋतिक रोशन जो था, ठीक है, वो ही स्टार्ट्स रनिंग ऑन द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बोल रहे हैं कि इफ ऋतिक रोशन स्टार्ट्स रनिंग ऑन द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वो मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 मीटर पर सेकंड है। तो अभी तक जो हम तुमको बताए हैं, ठीक है, तो अगर हम तुमसे पूछते हैं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऋतिक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऋतिक एज सीन बाय अमिताभ बच्चन, ये एज सीन बाय अमिताभ बच्चन, ठीक है, तो तुम कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और इसको कैलकुलेट करके हमको बताओ कि तुम क्या निकालते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। चलो देखो इसको कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऋतिक एज सीन बाय अमिताभ बच्चन, इसका मतलब क्या हुआ पहले ये समझो। अमिताभ बच्चन कहां पे खड़ा है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्राउंड निकाल लोगे तो इट इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ जो अमिताभ बच्चन इसका वेलोसिटी देखेगा, राइट। तो ये यही चीज पूछ रहा है कि स्पीड एज सीन बाय अमिताभ निकालना है हमें, ठीक है। तो दो तो बहुत इजी है, अगर अमिताभ बच्चन से हम पूछते हैं, अगर अमिताभ बच्चन से पूछा जाए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अमिताभ बच्चन, तो क्या है वो 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू अमिताभ बच्चन या सीन बाय अमिताभ बच्चन, वो भी क्या होता है, वो दैट इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि अभिषेक बच्चन जो है वो ट्रेन पे ही खड़ा है, ट्रेन के छत पे, तो जितना ट्रेन का वेलोसिटी है उतना ही उसका भी वेलोसिटी है, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो 20 मीटर पर सेकंड। बट ऋतिक रोशन का वेलोसिटी, ऋतिक रोशन का वेलोसिटी क्या होगा, जो जो जिन जिन ने कैलकुलेट किया, अगर उसका आंसर 30 मीटर पर सेकंड आया था तो दैट वाज राइट, ओके। कैसे निकाले देखो,
वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है तुमको, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन को हम क्या लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉमन फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉमन फ्रेम ग्राउंड, ठीक है? तो यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो VHG तो तुम निकाल सकते हो आराम से, वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या आएगा 10 आई कैप, अगर ये तुम्हारा x है इधर x एक्सिस आई कैप अपना, ठीक है? तो अगर आई कैप अपना इधर है तो ये तुम इजीली तुम निकाल सकते हो, इट इज 10 आई कैप इसका प्लस 20 आई कैप ये, तो ये टोटल कितना आ गया 30 आई कैप, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 30 आई कैप। तो अमिताभ बच्चन भी कहां खड़ा है ग्राउंड पे, तो वेलोसिटी ऑफ ऋतिक एज सीन बाय अमिताभ बच्चन इज आल्सो हाउ मच, इट इज 30 आई कैप, ठीक है? लॉजिकली भी वैसे ही होता है, अगर ये अमिताभ बच्चन इसको यहां पे खड़ा होकर जब देख रहा है तो ये ट्रेन पहले तो 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है और ऋतिक रोशन इस ट्रेन पे खड़ा है पहले तो। अब याद करो जब वो ट्रेन रेस्ट पे था, ट्रेन नहीं ऋतिक रोशन जब रेस्ट पे था, जब पिछले वाले जब एग्जांपल में जब बता रहे थे तो ऋतिक रोशन का भी स्पीड अमिताभ बच्चन को कितना दिख रहा था, जो स्पीड ऑफ ट्रेन था 20 मीटर पर सेकंड। अब ये इसी के ऊपर ऐसे दौड़ने लगा तो उसको कितना दिखेगा, ऑब्वियसली 20 प्लस जितने से दौड़ रहा है वो, ठीक है? लेकिन अब तुमको वो वैसा लॉजिक नहीं लगाना है, जब भी आएगा क्वेश्चन तो तुम आराम से वेक्टर फॉर्म में लिखो और आंसर लेके आओ, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल, ओके? अब आगे देखो, अब नेक्स्ट तुम ये बताओ कि अगर अभिषेक बच्चन के रेफरेंस ऑफ फ्रेम में पूछा जाए, अब हर चीजों को, नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अभिषेक बच्चन, ठीक है? अब अभिषेक बच्चन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम बात करें तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, वो क्या होगा, इट विल बी 0, क्योंकि वो उसी पे खड़ा है। कैसे, इसको भी निकाल लो, अब लॉजिकली का बात नहीं है, अभी हम क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, दिस इज अभिषेक बच्चन, ए के लिए अभिषेक बच्चन, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद अ कॉमन रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड, तो VTG माइनस वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। अब एक चीज बताओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, और ये इधर मेरा आई कैप है तो 20 आई कैप हो गया, तो ये यहां पे लिख दिए 20 आई कैप, ठीक है? लेकिन वेलोसिटी ऑफ अभिषेक, वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना है बताओ, दिस इज ऑल्सो सेम 20 मीटर पर सेकंड, क्यों? क्योंकि वो तो ट्रेन पे ही खड़ा है ना, तो जो ट्रेन का वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही उसका वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वो दौड़ धूप तो रहा नहीं है, ठीक है? तो दैट इज व्हाई वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज आल्सो 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 आई कैप माइनस 20 आई कैप इज हाउ मच, इट इज 0, दैट इज व्हाई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन विल बी 0। समझ में आया वेक्टोरियली, ठीक? और वेलोसिटी ऑफ अमिताभ बच्चन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, इट विल बी हाउ मच 20 मीटर पर सेकंड, क्यों? ये तुम खुद निकालना है, ठीक है? ये सेम है, सेम कैलकुलेशन है। एक और देख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऋतिक रोशन, ये बढ़िया है, मतलब ये दोनों ट्रेन पे खड़े थे ना, ट्रेन के ऊपर में, ठीक है? तो अभिषेक बच्चन जो देखेगा कि ऋतिक रोशन, मतलब इसमें पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऋतिक, वेलोसिटी ऑफ ऋतिक एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, ये पूछ रहा है, ठीक है? तो ये भी बहुत सिंपल है, देखो वेलोसिटी ऑफ ऋतिक एज सीन बाय अभिषेक बच्चन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये समझो ना। तो तुम अभी बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एच ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू अभिषेक है, तो हम इसको नहीं, हम ऐसे ही लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, राइट? समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो या तो तुम ऐसे लंबा घूम के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम पहले कैलकुलेट करते हो वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुमको मालूम है तो तुम बनाते। लेकिन अच्छे से समझो कि रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बताया था कि एक कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे देखो दोनों ऑब्जेक्ट का, चाहे इसका और चाहे अभिषेक बच्चन का, अगर दोनों का तुम्हारा ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी मालूम है तो इन दोनों के लिए कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन है ना, यही तो ट्रेन ही तो है कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का, राइट? तो अगर तुमको वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पता है जो कि मालूम है, और वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर तुमको पता है वो भी तुमको मालूम है, क्या है वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्या है बताओ, इट इज 0, क्यों? बिकॉज
ही इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन, ही इज नॉट मूविंग एट ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वो ट्रेन में चुपचाप से खड़ा है, वो दौड़ धूप नहीं रहा है। इट इज सिमिलर टू कि वो जो बताया था एग्जाम्पल में कि ट्रेन चल रहा है, तुम बैठे हुए हो, तेरे सामने कोई एक आदमी बैठा हुआ है, तो बोथ ऑफ यू आर एट रेस्ट। लेकिन अगर एक बंदा अगर उठ के, सामने वाला जो कोई आदमी था वो उठ के मान लो ट्रेन में आगे की तरफ जा रहा है, दरवाजे की तरफ, तो वो तुम्हारे रिलेटिव में तुमको दिखेगा कि वो आगे जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो वही चीज है। तो वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू अभिषेक इज, वी कैन राइट एज वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू अभिषेक क्या आएगा, 10 आई कैप, ये वेलोसिटी ऑफ, ये तो दिया ही हुआ है, ऋतिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 10 आई कैप माइनस 0, 0 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 0, दैट इज वाई। तो होप तुमको अभी अच्छे से कुछ क्लैरिटी आया होगा जरूर, ठीक है, कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। चलो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी को भी देखते हैं। थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिए हैं इसमें। इसमें क्या है, सब सिचुएशन सेम है, बस अभी ये है कि अभिषेक बच्चन जो है, ठीक है, अभिषेक बच्चन ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन किधर, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर ट्रेन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा। ठीक है, ऋतिक रोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ रहा है। ठीक है, अभी अगर तुमसे पूछा जाए, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि सब वही वैल्यूज निकालो कि वेलोसिटी ऑफ ऋतिक एज सीन बाई अमिताभ बच्चन इज एट रेस्ट, वेलोसिटी ऑफ ऋतिक अभिषेक बच्चन एज सीन बाई अमिताभ बच्चन, ये सब निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये वैल्यूज निकालने की कोशिश करो। ठीक है, चलो देखते हैं। एज सीन बाय अमिताभ बच्चन मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू अमिताभ बच्चन, तो वो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऋतिक रोशन विद रिस्पेक्ट टू ये अमिताभ बच्चन, वो क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड, ये पिछले स्लाइड में निकाले थे। ठीक है, अभी नया क्या निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन एज सीन बाय अमिताभ बच्चन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू अमिताभ बच्चन निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, ये देखो ये कैसे निकालना है। ये क्या करोगे, तुमको वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, राइट। तो अगर तुम वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लोगे, तो यानी कि तुम निकाल लिए कि वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू अमिताभ बच्चन, क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, तो वही चीज करना है। तो वेलोसिटी अगर इस केस में क्या करना होगा तुमको कि तुम अपना वेक्टर बना लो, इस साइड में जो है अपना ये पॉजिटिव एक्स है, प्लस एक्स मतलब आई कैप, प्लस आई कैप। ठीक है, तो अभिषेक बच्चन चूंकि उल्टा दौड़ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 5 माइनस आई कैप, और ट्रेन इधर जा रहा है तो इसका 20 प्लस आई कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपल। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे तो क्या आएगा 5 माइनस आई कैप, ठीक है, और प्लस 20 आई कैप, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 15 आई कैप आ रहा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन, देखो वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन एज सीन बाय अमिताभ बच्चन, ठीक है, इज 15 आई कैप मीटर, मतलब जो अमिताभ बच्चन देख रहा है वो ये देख रहा है कि अभिषेक बच्चन जो है वो इधर मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकंड से। क्या वाकई में ऐसा होगा? कोई सोच के विजुअलाइज कर पा रहा है इस चीज को? एकदम होगा, एकदम सही विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, अभी हम विजुअलाइज करा देंगे। ठीक है, देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभिषेक बच्चन का जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, लेकिन ट्रेन किधर मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो बाहर में जो अमिताभ बच्चन जो खड़ा है, ठीक है, उसको क्या पहले दिख रहा है कि ट्रेन ऐसे भाग रहा है। ठीक है, ट्रेन अगर ऐसे भाग रहा है और उसके ऊपर में क्या है, उसके ऊपर में एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो अगर आदमी सिर्फ खड़ा होता तो उसको क्या दिखता कि वो आदमी भी ट्रेन के साथ 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे भागा, करेक्ट। अब अभी क्या हो रहा है इस केस में कि आदमी धीरे धीरे मान लो चल रहा है उसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर। ठीक है,
वो चल रहा है, लेकिन ट्रेन ओवरऑल उससे ज्यादा तेज से ज्यादा जा रहा है ना आगे, वो तो 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, लेकिन ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आगे। तो जब बाहर में जो आदमी खड़ा रहेगा उसके सामने तो ट्रेन ऐसे पार हो जाएगा, ठीक है, और उस ट्रेन के ऊपर में एक आदमी है जो चल रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन वो ट्रेन के साथ ही तो पार हो जाएगा ना, भले वो ऐसे चल रहा हो। तो उसको क्या दिखेगा ओवरऑल कि वो जो आदमी ऊपर था उसका स्पीड कितना है उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन ट्रेन का है, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये 15 आई कैप आया है, समझे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई गलत नहीं आया, ये सही वैल्यू है, ठीक है? ठीक है, था ना मजेदार? यही है रिलेटिव वेलोसिटी का मजेदार बात, ठीक है? अब इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, मतलब अब क्या, अब तुमको ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अमिताभ बच्चन, एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, सॉरी, एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, फिर वेलोसिटी ऑफ ऋतिक रोशन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, और वेलोसिटी ऑफ अमिताभ बच्चन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, ये तीनों निकालना है। तो वीडियो को पॉज करो और इसको निकालने की कोशिश करो, इन तीन वैल्यूज को, ठीक है? तो देखो दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, इसमें क्या है कि जब तुमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, ये पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है, कोई दिक्कत नहीं? तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था 20 आई कैप, तो यहाँ पे लिख दो 20 आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, देखो ये 15 मीटर पर सेकंड था, मतलब 15 आई कैप जो लाया था, ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा 20 है ना माइनस 15, तो कितना आया 5 आई कैप, समझ गए? तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 आई कैप मतलब क्या, इधर ही इस डायरेक्शन में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन वो कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और किधर आई कैप में, लेकिन ट्रेन कैसे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, लेकिन वो 20 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है। अभी क्या बात कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन है, ठीक है? अब इसको हम तुमको विजुअलाइज कराते हैं, ठीक है? देखो अगर तुम वाकई में सपोज करो कार के ऊपर खड़े हो, मान लो कार के ऊपर खड़े हो, ठीक है, करना मत, लेकिन मान लो अभी के लिए कि तुम कार के ऊपर खड़े हो और कार मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक? तो तुम अगल बगल रोड वोड तुमको कहीं नहीं देखना है, ठीक है? तुम कार को चुपचाप से कार के जो रूफ है उसके सरफेस को अगर ऐसे देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा कि कार का स्पीड कितना है, क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। क्यों? वही बात है कि वेलोसिटी ऑफ, जो अभी तक जो बात करते आए थे ना कि जब अभिषेक बच्चन जब ट्रेन के ऊपर रेस्ट पे खड़ा था सिर्फ, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अभिषेक बच्चन कितना हो रहा था उस समय, या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन कितना हो रहा था 0, क्योंकि उसी जिस पे खड़ा हो वो 0, वो सिंपल है, तुम अर्थ के ऊपर खड़े हो, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ योर तुम्हारा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है 0, क्यों? क्योंकि तुम जिस ग्राउंड पे खड़े हो ग्राउंड इज एट रेस्ट, लेकिन ग्राउंड एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहा है। एनीवेज, तो उस केस में तुमको क्या दिखेगा कि वो रुका हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर तुम उसी में अगर आगे बढ़ोगे, जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा है चल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लो तुम कुछ दूर ऐसे चलने लगो, तो तुमको क्या दिखेगा कि गाड़ी तुम्हारे पैर के नीचे से पीछे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यही होता है ना? तो ट्रेन में भी यही इसी तरीके से समझो कि ट्रेन जैसे चल रहा था उसके ऊपर एक आदमी था, ठीक है? और ये आदमी मान लो ट्रेन लेफ्ट टू राइट जा रहा है और आदमी राइट टू लेफ्ट चलना स्टार्ट किया, ठीक है? तो आदमी को विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मतलब या इस केस में वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अभिषेक बच्चन क्या होगा, तो उसको क्या दिखेगा कि वो धीरे धीरे नीचे से जा रहा है। अब इसी चीज में अगर तुम नेगेटिव वेक्टर का भी अगर कंसेप्ट लगा लेते हैं सपोज करो, ठीक है, तो क्या आता है ये समझो, वेलोसिटी ऑफ अभिषेक बच्चन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का बात कर रहे हैं, वो कितना था 15 मीटर, सॉरी एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ अभिषेक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था 15 मीटर पर सेकंड था, राइट? ठीक है, तो नेगेटिव कंसेप्ट वेक्टर लगाना तो क्या करेंगे, इसी को हमको जीरो करना है पहले, तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, इधर ही 15 लगाएंगे अपोजिट, तो ये ट्रेन के ऊपर खड़ा था तो ट्रेन में भी अपोजिट लगाएंगे 15,
ठीक है। तो अभिषेक बच्चन कितना आ गया, ये 0 पे आ गया, तो ये कितना पे चल रहा है 20 माइनस 15, तो कितना हो गया 5। तो अभिषेक बच्चन के लिए ये कितना से जा रहा है, मतलब अभिषेक बच्चन को क्या दिखेगा कि वो ऐसे खड़ा है ना यहाँ पे नीचे, तो वो नीचे देखेगा तो उसको दिखेगा कि ट्रेन जो है वो इधर जा रहा है, उसको लगेगा कि वो खड़ा है और ट्रेन उसके नीचे से क्रॉस कर रहा है, कितने थे 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। चलो अब इस चीज को तुम खुद से भी एक दो बार विजुअलाइज करने का कोशिश करना, हमको जितना समझाना था हम तुमको समझा चुके हैं, ठीक है। इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, तो यही ब्यूटी है इस रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो इसी तरह से तुम और भी चीज निकाल लोगे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अमिताभ बच्चन एज सीन बाय अभिषेक बच्चन, इसको भी तुम कैलकुलेट करोगे वेक्टर फॉर्म में लिख के, तो तुमको आ जाएगा, एंड इट विल कम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन, मतलब अभिषेक बच्चन का जो उसको वेलोसिटी दिखेगा वो माइनस आई कैप में आएगा, ठीक है, मतलब इस तरफ। तो अब ये ऐसा होता भी है कि अभी हम बताए थे तुमको कि जब तुम मान लो अपने कार से ही मूव कर रहे हो और साइड में जो पेड़ लगा रहता है, पेड़ जो स्टैटिक होता है, तो उसको जब तुम देखते हो तो तुमको क्या दिखता है कि पेड़ पीछे की तरफ भागा, क्योंकि तुम गाड़ी पे बैठे हुए तो तुमको गाड़ी का वेलोसिटी कितना दिखेगा 0, राइट। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार विल बी 0 अगर कार पे ही बैठे हुए हो तो तुमको क्या दिखेगा कि जो पेड़ बगल में था वो पेड़ पीछे की तरफ भागा, ठीक है। यही होता है प्रैक्टिकली भी, तो इसीलिए वो वही आएगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन, तो इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो होप इतने एग्जाम्पल से तुमको ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला चीज क्लियर हो गया, और तुमको बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी में करना यही है, तुमको सिंपली वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखो और उसको उस फॉर्मूला को लिखो जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द सेम फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मत लगाने लगना, ठीक है। तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी और वी ए जी माइनस वी बी जी, और फॉर दैट मैटर वी ए बी इक्वल टू वी ए एफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइनस वी बी ऑफ एफ द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखो, जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल लो। तो दैट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो अब एक बहुत पेटेंट एग्जांपल है मैन अम्ब्रेला एंड रेन का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखो एक आदमी है इस तरीके से खड़ा है छाता लेके, और रेनफॉल जो हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे रेनफॉल हो रहा है, ठीक। तुम मान लो इस आदमी को अपने छत से देख रहे हो, तो तुम्हारे घर के तुम छत पे खड़े हो, वहां से देख रहे थे इसको बालकनी से, और सामने वाले रोड पे ये आदमी पहले छाता लेके इस तरीके से खड़ा था, ठीक है। तो और तुम क्या देख रहे हो कि रेनफॉल जो है वो वर्टिकली गिर रहा है इस तरीके से, ठीक। अब क्या हुआ कि जो आदमी था वो दौड़ने लगा, ठीक है, क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगा, तो वो सोचा कि हम जल्दी दौड़ के अपने घर पहुंच जाते हैं, तो वो दौड़ने लगा इस तरीके से, भागने लगेगा अभी, ठीक है। तो तुम क्या देखे, तो जो तुम देखोगे वो तुम देख रहे हो, जब उसको देखे अपने बालकनी से जब देख रहे थे, तो व्हाट यू विल सी इज कि आदमी जो है अपने अम्ब्रेला को इनिशियल केस में जब यहां पे उसको तुम देखे थे, तो देखो ये अम्ब्रेला भी ऐसे वर्टिकल पकड़ा हुआ था और रेनफॉल भी कैसा हो रहा था वर्टिकल, ठीक है। तो वो बच रहा था पानी से, लेकिन ये जब दौड़ना स्टार्ट किया तो रेनफॉल तो अभी भी वर्टिकल ही गिर रहा है, ठीक है। लेकिन ये अम्ब्रेला को देखो, इसको थोड़ा सा एंगल में इसको पकड़ना पड़ा, इससे पहले ये वर्टिकल था, ठीक है, और अभी इसको एक इंक्लाइन करके पकड़ना पड़ रहा है। तो जब तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, जो बालकनी में जो बंदा देख रहा है उसको दिखेगा कि रेनफॉल इज फॉलिंग वर्टिकली, राइट, बट the umbrella what the man is keeping with him, he has to keep a bit slanting, ठीक है, ऐसा तुमको दिखेगा। अब थर्ड सबसे मजेदार चीज कि आदमी को क्या दिखेगा, अब ये समझो, और ये वाकई में ऐसा होता है। अगर तुम लोगों ने भी कभी बारिश का मजा लिया होगा इस तरीके से कि बारिश में फंस गए, छाता निकाले और बहुत तेज तेज चल रहे हो या थोड़ा दौड़ रहे हो, तो तुमको अपने अम्ब्रेला को एट एन इंक्लाइन पकड़ना पड़ता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, अभी तक तो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम का यहां मीनिंग ये है, ये जो ग्राउंड फ्रेम रेफरेंस फ्रेम लिखा हुआ है, कि अभी तक जब आदमी दौड़ नहीं रहा था, और दूसरा कि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे थे। ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, तुम कहां पे थे, बालकोनी में खड़े थे, तो बालकोनी में खड़े थे तो यू आर एट रेस्ट, राइट, तो तुम देख रहे थे उसको, तो वो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, है ना। अब अगर हम रनर्स के रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे, अब हम रनर के रेफरेंस फ्रेम से देखो, अब मान लो तुम ही ऑब्जर्वर हो और तुम छाता लेके खड़े थे रेन में और अब तुम दौड़ने लगे, तो अब ये रनर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि तुम अब दौड़ रहे हो, राइट। तो तुम जैसे दौड़ना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि तुमको अब अगर अपना छाता को अगर तुम दौड़ते हुए भी अगर ऐसे वर्टिकल रखते, सपोज करो, ठीक है, इस तरीके से अगर छाता को रखते तो तुम भीगने लगते हैं।
इसलिए तुम क्या करते हो कि ऑटोमेटिकली तुम सीधा ना रख के ऐसा इंक्लाइन कर देते हो छाता को, ठीक है। वो भले तुमको मालूम नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट ऐसे करते हैं क्योंकि इसके पीछे क्या इन्वॉल्व है, फिजिक्स ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी आगे ऐसा इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा कि ये हुआ क्या। बस हम तुमको फिजिकली विजुअलाइज कराना चाहते थे कि अम्ब्रेला को क्यों हमको इंक्लाइन में पकड़ना पड़ता है इफ वी स्टार्ट रनिंग और इफ वी स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट इन रेन, ठीक है। तो इस केस में रेन अगर वर्टिकली गिर रहा है तो यू हैव टू कीप योर अम्ब्रेला इन अ सर्टेन एंगल, एट अ सर्टेन एंगल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम लोग बचपन से ही मतलब जब से छाता वाता लेके जब से अगर चल रहे होगे तो तुमको ये चीज एहसास हुआ होगा, ठीक है। लेकिन भले तुमको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट बस कर लिए, लेकिन इसके पीछे फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है ऐसे केस में भी, तुमको सिंपली यू नीड टू राइट द वेलोसिटीज इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, सबसे पहला काम जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का चीज करेंगे तो, ठीक है। और रिक्वायर्ड रिलेटिव वेलोसिटी जो भी कैलकुलेट करना है वो तुम कैलकुलेट कर लो। जैसे इस केस में हो सकता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन, समझ रहे हो, वेलोसिटी ऑफ मैन जो दौड़ रहा है रनर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन निकाल लोगे अगर, ठीक है। तो उससे तुमको वो एंगल, तुमको रियल एंगल पता चल जाएगा कि कितना एंगल इसको बनाना चाहिए, और उसी वहीं से तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो वहां से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज का अभी हम एग्जाम्पल लेके जब सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे और इसको अच्छे से और समझेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। First question is, a boat is traveling upstream in the positive direction of x-axis at 14 km per hour with respect to the water of river। ये समझो, ये with respect to water of river दिया हुआ है, मतलब कि velocity of boat with respect to क्या दिया हुआ है, water दिया हुआ है, ठीक है। The water is flowing at 9 km per hour with respect to ground। अब water का जो स्पीड दिया हुआ है that is with respect to ground दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बोट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। वेरी इजी क्वेश्चन, बना लोगे इसको आराम से। कैसे, फिगर बना लो पहले। इसमें क्या है, ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये जो लाइट ब्लू में है ये रिवर है, ठीक है। रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। मान लो रिवर इधर फ्लो कर रहा है, क्यों इधर फ्लो कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बोट इज ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेट इज अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है स्ट्रीम के अगर अलॉन्ग चल रहा है तो डेट इज डाउन स्ट्रीम, राइट। तो अब बोट जा रहा है अप स्ट्रीम में इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। यानी कि बोट तुम्हारा किधर से किधर मूव कर रहा है, बेसिकली बोट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरफ, है ना। एंड दिस इज अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम बनाना है तो रिवर किधर फ्लो कर रहा होगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें तुमको दिया हुआ क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ था, ये ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, VBW इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। वो कितना है, 14 है। और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर पर आवर। और हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किधर है, इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बहुत ईजी है, अब तो इसको तुम तुरंत बना लोगे। सिंपली क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो पहले। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, 14 और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो आई कैप, तो 14 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 9 माइनस आई कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। अब तुमको ये फॉर्मूला पता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर VBW क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड चूंकि फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सिंपल है तो कैलकुलेट कर लो, VBG इक्वल टू क्या होगा, VBW प्लस VWG। VBW कितना था, 14 आई कैप, और VWG कितना था, यहाँ प्लस साइन 9 माइनस आई कैप, इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 5 आई कैप। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 किलोमीटर पर आवर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ, अगर कोई आदमी, मान लो अगर कोई आदमी बाहर खड़ा होता ग्राउंड में इधर कहीं, ठीक है, यहाँ खड़ा होता, और यहां से अगर वो बोट को देख रहा होता तो उसको क्या दिखता कि बोट का जो स्पीड है, बोट का जो स्पीड है वो कितना है, इट इज ओनली 5 किलोमीटर पर आवर, और किधर, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कैसे लगाए, ठीक है, इजी था। अब आगे देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोलता है, अ चाइल्ड ऑन द बोट, इस बोट पे एक चाइल्ड है, ठीक है, इस तरीके से। अ चाइल्ड ऑन द बोट वॉक्स फ्रॉम फ्रंट टू रियर, मतलब ये साइड इसका फ्रंट है यहाँ पे, दिस इज फ्रंट, और ये इसका रियर है। फ्रंट इस साइड क्यों है, क्योंकि बोट खुद ही इधर से इधर मूव कर रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज इट्स फ्रंट सेक्शन। फ्रंट टू रियर एट 6 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द बोट, मतलब ये जो चाइल्ड है इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोट,
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बोट ये दिया हुआ है ना। अब तुमसे पूछ रहा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चाइल्ड्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक, बहुत इजी है, तुम पॉज करके इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन, इसमें क्या करना है, वही पहले जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बोट कितना दिया हुआ है, 6 माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्यों, क्योंकि चाइल्ड इधर से इधर जा रहा है, तो दिस डायरेक्शन इज आवर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तुमने अभी कैलकुलेट किया है कितना, 5 आई कैप, अभी तुमने कैलकुलेट किया। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बोट इक्वल टू क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VCG माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VBG। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड यहाँ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा VCB प्लस VBG। ठीक है, V चाइल्ड वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बोट कितना है, 6 माइनस आई कैप, लिख दो 6 माइनस आई कैप, और प्लस V वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 5 आई कैप, तो यहाँ 5 आई कैप लिख दो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 1 किलोमीटर पर आवर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो इसमें हुआ क्या कि ये जो चाइल्ड था, ठीक है, इसको ये लग रहा है कि ही इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब लग नहीं रहा है, वो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बोट पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो आदमी यहाँ बाहर खड़ा रहेगा यहाँ पे, उसको रियलिटी में क्या दिखेगा कि इस बच्चे का जो स्पीड है यहां से यहां आने का, ठीक है, इस एंड से इस एंड आने का, वो स्पीड उसको कितना दिखेगा बाहर वाले आदमी को, कि वो 1 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कमाल था। ठीक है, तो ये दो इस क्वेश्चन के पार्ट थे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू मैन एंड अम्ब्रेला। ठीक है, इससे तुमको भी हम समझाते हैं कि कैसे अम्ब्रेला को इंक्लाइन में पकड़ते हैं, है ना। क्वेश्चन है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों का दिया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब देखो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ ना, मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैन का जो स्पीड है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां भी दिया हुआ है रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ कि रेन ड्रॉप का जो स्पीड है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक, इसको पॉज करके आपने भी बनाने की कोशिश कर सकते हो ना, तो अभी हम जो सॉल्यूशन बता रहे हैं उसको समझ लो एक बार अच्छे से। तो अगर हम इसका फिगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, हम खुद से डिफाइन कर लिए, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आदमी को देखो, आदमी जो है वो ही इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो VMG ये जो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 3 आई कैप मेरे केस में, क्योंकि हम इसको वेक्टर फॉर्म में बना लिए। ठीक है, ये मेरा इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जा रहा है, तो दैट विल बिकम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 आई कैप। ठीक, अब रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली, तो रेन ड्रॉप्स ऑब्वियसली ऐसे वर्टिकली गिर रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऊपर का डायरेक्शन अगर मेरा पॉजिटिव है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लस वाई है, तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस वाई, है ना। तो रेन ड्रॉप चूंकि नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन है, तो इट विल बिकम 4 माइनस जे कैप, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अब चलो, अब क्या निकालना क्या है, हमें बोला गया है निकालने कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेरी इजी, निकालना क्या है, VRM निकालना है बेसिकली, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, इट विल बी VRM, है ना। तो VRM इक्वल टू क्या लिखोगे, VRG वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड इज द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसको निकालोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस जे कैप माइनस 3 आई कैप। किसी को डाउट नहीं इसमें, वेक्टर फॉर्म में रहने दो इसको आराम से। तो इसको रीअरेंज कर लिए तो क्या लिखा गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ गया बेसिकली, माइनस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, मतलब कि आदमी जो चल रहा है, ठीक है, वो जो देख रहा है रेन को, जब वो चलता रहेगा आगे की तरफ, तो वो जो रेन को देख रहा होगा तो उसको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, उसका वेलोसिटी रेन का। तो अब तुमको यहीं पे देख के समझ में आ रहा होगा कि ये दो वेक्टर्स है, आई और जे यूनिट वेक्टर्स में, है ना। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, तो -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर।
तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब आदमी को लगेगा कि रेन का स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर से गिर रहा है। तो ये, और इसका एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर। अब तुमको यहाँ प्रैक्टिकली रियलाइज कराते हैं, बारिश के टाइम पे अगर बारिश हो रहा है बाहर में, ठीक है, और तुम बारिश के टाइम पे अगर बाहर खड़े रहोगे, सिर्फ चुपचाप मान लो भींग रहे हो, बारिश का मजा ले रहे हो, ठीक है, बाहर, और चुपचाप से खड़ा होके भींग रहे हो, तो तुमको तुम्हारे सर पे या बॉडी सरफेस में कहीं भी पानी गिरेगा तो एक स्पीड से तुमको लगेगा कि वो तुमको ऐसे से मार रहा है, ठीक है। अब मान लो तुम दौड़ने लगो अचानक से बहुत तेज, और तेरे पास छाता भी नहीं है, तुम दौड़ रहे हो कस के, ठीक है, तो तुमको क्या लगेगा कि बारिश का बूंद तुम पे ज्यादा कस के मार रहा है, पहले जितने से मार रहा होगा उससे ज्यादा कस के तुमको लगेगा, ये एहसास किए होगे, ठीक है। तो उस समय सोचोगे पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन सब में फिजिक्स इन्वॉल्व है। वो इसलिए हुआ क्योंकि अब तुम दौड़ रहे हो, राइट, तो तुम्हारे रेफरेंस में रेन का वेलोसिटी अब क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे इस केस में तुमको दिखाएं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन जब तुम दौड़ने लगे तो क्या हुआ, अब रेनफॉल तुमको ज्यादा कस के मार रहा है, कितने से, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से अब तुमको लग रहा है। पॉइंट समझ रहे हो, ये हम तुमको बताना चाह रहे थे कि क्या प्रैक्टिकली भी क्या होता है, ये कोरिलेट करवा रहे थे, ठीक है। आई होप तुम इसको एंटिसिपेट कर रहे होगे जो हम बोल रहे थे अभी, है ना। नाउ अब एंगल भी निकालना होगा, मतलब क्या कि ये वेक्टर फॉर्म में है ना, -3i-4j, ठीक है। तो अगर एंगल हम निकाले tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, j का कंपोनेंट डिवाइडेड बाई i का कंपोनेंट। तो j का कंपोनेंट कितना है, -4, इसका कंपोनेंट कितना है, -3, तो थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। अब हमारे वेक्टर नोटेशन में तुमको अच्छे से याद होगा कि जो ये एंगल निकलता है tan थीटा, जो हम यहाँ से निकालते हैं इस वेक्टर वाले फॉर्म से, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है वो एंगल। मतलब अगर कोई भी एंगल अगर आ रहा हो, ठीक है, तो मान लो यही एंगल अगर आ रहा है तेरा, है ना, तो ये अगर आ रहा है या ये आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर से इधर। समझ में आ रहा है, ये होता था हमारे कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, tan इनवर्स 4/3 53 डिग्री आया, तो वो पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला एंगल, इसका इस केस में ये एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया तुमको, ऐसा, ठीक है। किसका, रेनफॉल का, मतलब रेनफॉल उसको इस तरीके से गिर रहा है, उसको ऐसा दिख रहा है गिरता हुआ, ठीक है। जो आदमी ऐसे चल रहा है उसको रेनफॉल जो दिख रहा है वो इस तरीके से गिरता दिख रहा है ना, 53 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल फ्रॉम द वर्टिकल अगर पूछेंगे, मतलब कि अगर तुमसे अगर हम ये एंगल पूछेंगे कि ये एंगल कितना होगा, ये वर्टिकल से एंगल होगा ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कर दो, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो कितना आ गया, 37 डिग्री। तो ये एंगल बेसिकली हो गया कितना तुम्हारा, 37 डिग्री वर्टिकल से, ठीक है। तो इसी को और अच्छे से ये देखो, ये फिगर बना के हम तुमको जो दिखाए हैं वो समझ लो, ये चीज को देखो, ये क्या है कि जो तुमने एंगल कैलकुलेट किया थीटा, वो ये थीटा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल 53 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो पॉजिटिव आया था, तो दिस इज योर थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो वर्टिकल से एंगल अगर पूछे तो कितना होता है, फाई, ये फाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाई एंगल, फाई इक्वल टू 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, ये फ्रॉम वर्टिकल है, दिस इज एंगल इज फाई, ठीक है, 37 डिग्री। यहां समझ में आ गया। तो मैन विल सी द रेंज फॉलिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। मतलब जब वो जा रहा होगा तो उसको कुछ स्लैंटिंग ऐसे ऐसे गिरता हुआ दिख रहा होगा, जो अभी दिखाए हैं इसमें, ठीक है। तो इसीलिए तुमको अगर यही आदमी अगर छाता पकड़ा हुआ रहता, इन केस अगर इसके पास एक अम्ब्रेला होता, ठीक है, तो इनिशियली जब वो सिर्फ खड़ा रहता तो उसको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ता, ऐसे सीधा, यहाँ पे देखो, ठीक है, सीधा। लेकिन अब वो जब चलने लगा है 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो अब उसको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ता, इस तरह एंगल में, यूं, ठीक है। और यही एंगल वर्टिकल से कितना बना रहा होता, 37 डिग्री एंगल। पॉइंट समझ रहे हो। तो यही तुमको बताना था कि अम्ब्रेला मैन रेन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखो, एकदम आराम से आंसर आएगा, है ना। तो मैन शुड कीप हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इजी था, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। This is a very interesting question from JEE Advanced 2014. Airplanes A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at an angle 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal respectively as shown in the figure. यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, दो एयरप्लेन है, एक A है और एक B है, ठीक है। B जो है वो 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से फ्लाई कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और A जो है वो 30 डिग्री एंगल से इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। टेक ऑफ किया है, समझ लो, एक 30 डिग्री पे एक 60 डिग्री पे ऐसे निकल रहा है, ठीक। अब द स्पीड ऑफ ए इज 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ ए इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड,
क्लियर? At time t equal to 0, an observer in A finds B at a distance of 500 मीटर। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी जो A में बैठा हुआ है इसके अंदर, A एरोप्लेन के अंदर, ठीक है, अब वहां के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करने लगा। A के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, अब उसको क्या दिखेगा? पहला उसको ये समझ में आएगा कि जो जिस पे बैठा हुआ है वो क्या होता है, हम बताए थे, वो उसको एज्यूम होगा कि वो रेस्ट पे है। मतलब जब वो ए वाला एरोप्लेन में जो ए के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसको लगेगा कि एरोप्लेन ए रुका हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो क्या देखा कि बी, एक एरोप्लेन बी है जो कि ए से कितना दूरी पे है, 500 मीटर दूरी पे है, ठीक है, एक एरोप्लेन है बी। और दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, उसको जो दिख रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। मतलब अगर ए ऐसा जा रहा है, ये मोशन है ए का, ठीक है, तो ए के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसको क्या दिख रहा है कि ये जो बी है, ठीक है, वो ए की तरफ जो बढ़ रहा है उसके पास, वो ऐसा परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरीके से। उसको ऐसा दिखा, किसको? जो एरोप्लेन ए में बैठा हुआ तो उसको ऐसा दिख रहा है। हालांकि बाहर जो देख रहा होगा उसको ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन चूंकि वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसमें? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना, और ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद मूविंग है, इसलिए ये सब चीज हो रहा है, ठीक है। तो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बैठा हुआ वो देखा कि जो बी का जो वेलोसिटी है, वो देखा बी को कि बी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से उसके तरफ बढ़ता आ रहा है ऐसे, क्योंकि वो ए जो बैठा हुआ है वो उसको क्या दिखेगा, वो रेस्ट पे दिख रहा है, तो वो उसको दिख रहा है कि वो परपेंडिकुलरली उसके तरफ आ रहा है, ठीक है। ये इसका मीनिंग था पूरा। दिस ये हो गया। इफ एट टी इक्वल टू टी नॉट ए जस्ट स्केप्स बीइंग हिट बाय बी, ठीक है, मतलब कि कुछ देर के बाद होगा ना कि ये जो एरोप्लेन है वो यहां तक पहुंच जाएगा ना ए के पास, और दोनों उड़ रहा है, तो ऐसे कुछ पहुंचेगा, ठीक है, ऊपर नीचे होके, तो दोनों एक दूसरे को जस्ट मिस करता है टकराने से। ए जस्ट स्केप बीइंग हिट बाय बी, तो व्हाट इज दिस टाइम? टी नॉट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन है वैसे इजी है भी। तुम चाहो तो इसको पॉज कर लो और खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है, ठीक है। जब तक फिजिकली विजुअलाइज नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर फिजिकली तुम विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो कि हो क्या रहा होगा, तो तुम्हारा गया। बस हम तुमको हिंट इतना ही दे सकते हैं कि जिस एरोप्लेन पे बैठ गए तुम, जैसे ए पे जो आदमी बैठा हुआ है उसको क्या दिखेगा कि ए जो है वो रेस्ट पे है और बी मूव कर रहा है, उसको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे। तो चलो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या है, लेट द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज VAG, वो तो दिया ही हुआ है 100√3, यहाँ पे दिया हुआ था ना, स्पीड ऑफ ए इज 100√3। बी के बारे वेलोसिटी कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी नहीं दिया हुआ है, ना ही विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है। खैर, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मान लो कि इट इज VBG, ठीक है। तो एंगल बिटवीन VAG एंड VBG, मतलब कि VAG मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VBG मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो यही दोनों यहाँ पे बना हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल कितना है बी का, ये है 60 डिग्री, यही एंगल 60 डिग्री, और ए का कितना है, ये दिस इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यही 30 डिग्री जो है वही है यहाँ पे, है ना। तो BG और AG के बीच का एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इट इज 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो वेलोसिटी एंगल तुमको निकल गया दोनों के बीच का, VAG और BG के बीच का एंगल कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A, मतलब क्या बात कर रहे हैं, VBA का बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला चीज को देखना फिगर में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A का बात कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A, या वेलोसिटी ऑफ B एज ऑब्जर्व्ड बाय A, मतलब A में जो बैठा हुआ है वो देखेगा किस तरीके से B को, ठीक है। तो दिस इज VBA। तो उसको क्या दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा था ना, उसमें बताया था ना कि ये उसको दिख रहा है कि वो 500 मीटर उससे दूर है, यहाँ पे 500 है ना, ए फाइंड्स एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, और वो परपेंडिकुलर जा रहा है वेलोसिटी से, तो वो इस तरीके से जा रहा है। मतलब ये जो VBA है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है एंगल, किससे, ए वाले के मोशन का लाइन से, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए इज VBA, लिख सकते हैं VBA। तो VBA इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो VBG माइनस VAG, ठीक। ऑल्सो VBA, ये जो VBA था अभी जो बताएं, मेक्स एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम VAG, ऑब्वियस है ना, यही VBA तो यही तो है, ये जो इसके 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, समझ गए, इस फिगर से जो देख लो, तो VBA 90 डिग्री एंगल बना रहा है उसके मोशन से, VBA से AG से, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करें, अभी बात यह है कि हमें ना VBA पता है ना VBG पता है, ठीक है, तो निकाले कैसे। अब यहाँ पे आएगा लॉजिक,
कि कैसे निकाल सकते हैं। एक अब यहीं पे सोचना होता है, जेईई से वाले क्वेश्चन में यही तुमको सोचना है कि जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए जो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। पहली बात तो पहले तो ये देखेंगे ना कि इसमें दिया हुआ क्या है जिससे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या क्या चीज है वैल्यूज। एक तो दिया हुआ है कि भाई ये 500 मीटर पे था जब उसको वो देखा था, तो दिस वाज एट 500 मीटर। एक और चीज दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज 90 डिग्री। ये कंडीशन हमको दिया हुआ है ना, यही तो दो कंडीशन दिया हुआ और तो इसमें कोई दिया ही हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू तुमको पता है 100√3 मीटर पर सेकंड है। तो यहां से कुछ ट्रिक लगाओ कि तुम VBA निकाल सकते हो। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है दो वेक्टर्स के बीच में, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी राइट, तो दो वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर है तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो तुम्हारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्या, डॉट प्रोडक्ट का। समझ में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स कितना होता है, 0 होता है। तो अगर तुम VBA का डॉट प्रोडक्ट लगा दोगे VAG के साथ, जो कि तुमको मालूम है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो VBA डॉट VAG कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज VBA VAG cos थीटा होता है, A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे थीटा कितना 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो डेट बिकम 0 राइट। तो VBA का जगह में क्या लिखेंगे हम, VBG माइनस VAG, यहाँ से यही VBA यहाँ निकाले थे ना पहले, तो VBG माइनस VAG का डॉट प्रोडक्ट विद VAG इज 0 राइट। अब इसको इंडिविजुअली अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो VBG डॉट VAG माइनस VAG का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसको अरेंज कर लो, VBG डॉट VAG क्या होगा, VBG मल्टीप्लाइड विद VAG cos थीटा A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा से, ठीक है, इक्वल टू VAG का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे VAG और ये वाला का VAG का एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VBG है ना इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VAG डिवाइडेड बाई ये जो cos थीटा था, थीटा कितना है वैल्यू 30 डिग्री, पहले निकाल चुके हैं थीटा 30 डिग्री, तो cos 30 ये निकाल लोगे, तो VBG का वैल्यू आएगा, VAG कितना था 100√3, ठीक है। तो वहां पे cos 30 का वैल्यू पुट कर दो, cos 30 कितना होता है, कितना होता है cos 30 √3/2, तो उसको रख दो, तो 100√3/√3/2 करोगे तो VBG विल कम 200 मीटर पर सेकंड। तो VBG क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ध्यान रखना है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो VBG को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये तो मैग्नीट्यूड निकला VBG का, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो VBG कैसा था, देखो VBG यूं है, ये तुम्हारा VBG है, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है राइट। तो ये 60 डिग्री जो एंगल बना रहा है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V cos 60 डिग्री I कैप इस तरफ और V sin 60 डिग्री J कैप इस तरफ, तो वही लिखा हुआ है। VBG आ गया 200 cos 60 I कैप प्लस 200 sin 60 J कैप, ठीक है। तो कैलकुलेट करो क्या आएगा, 100 I कैप प्लस 100√3 J कैप। होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था 100√3 मीटर पर सेकंड राइट। और ये VAG जो था वो कितना एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, इट वाज मेकिंग 30 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल है ना। तो उसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 100√3 मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन है cos 30 I कैप प्लस sin 30 J कैप है ना, अलोंग द डायरेक्शन और परपेंडिकुलर, तो sin थीटा cos थीटा, तो 100√3 cos 30 डिग्री I कैप प्लस 100√3 sin 30 J कैप, ये हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 150 I कैप प्लस 50√3 J कैप। अब पूछोगे कि ये दोनों निकालने का जरूरत क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुमको पता चल गया, और ये तुमको मालूम है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 500 मीटर था, उसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो टाइम निकल जाएगा। बहुत अच्छे, निकाल लेना, निकाल भी सकते थे। और ये क्वेश्चन जो आया था इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। तो तुम्हारा जो आंसर आता तुम यहाँ पे लिख देते, मतलब तुम तो सिंपल कर देते, इसका मैग्नीट्यूड निकाल ही लिए थे 200 मीटर पर सेकेंड है ना। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टी नॉट निकालना होता तो तुम डिस्टेंस 500 लिखते, डिवाइडेड बाई 200 कर देते, तो कितना आ जाता तुम्हारा 2.5 सेकंड। बहुत अच्छे, फिर अपने पीठ में शबाशी ठोक लेते कि ये तुमने गलत बनाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो स्पीड है दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन यहां पे बात क्या हो रहा है कि वो जो 500 मीटर का बात कर रहा था, ये जो 500 मीटर का बात कर रहा है, वो क्या बात हो रहा है, ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, मतलब जो ऑब्जर्वर ए में बैठा हुआ है उसको दिख रहा है कि वो 500 मीटर पे है। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो इस केस के लिए बनाने के लिए तुम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं ले सकते थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में। ये 500 तो खैर बाहर से भी जो देखेगा उसको भी उसको 500 ही मीटर दिखेगा, क्योंकि तो डिस्टेंस है ना। लेकिन जो वेलोसिटी है वो यू कैनॉट राइट इट एज वी बी जी,
ठीक है, इसमें क्या लिखना होगा तुमको, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो था वो देखना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम तुमको समझाए थे कि जब वो उसको ए में जो बैठा हुआ है, इसमें जो आदमी बैठा हुआ है ए एरोप्लेन में, तो उसको ये वाला एरोप्लेन अब उसको रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी वो देख रहा है, किसका, बी का, तो वो क्या हो रहा होगा, उसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए, राइट, और ये डिस्टेंस कितना था 500, देन यू कैन राइट टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस 500 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ क्या, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि जो आदमी अंदर बैठ के देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में, तो वी बी ए, ठीक है, तो वही करना है बेसिकली। तो ये जो सोच लेगा तो उसका आंसर परफेक्ट आएगा। तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपल है। तो इक्वल टू इसमें ये सब वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों यहाँ से जो जो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया है इसको पुट कर दो, इसको पुट करोगे तो वी बी ए का वैल्यू आएगा -50 आई कैप प्लस 50√3 जे कैप, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब ये तुम्हारा 100 मीटर पर सेकेंड जब आ गया और डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, के एक्स बी ए, ये वाला जो था डिस्टेंस जो भी बात की है जो दिख रहा था उसको, वो कितना रहा 500 था, तो टाइम टेकन बाय बी टू ट्रैवल 500 मीटर विल बी कितना, टी नॉट इक्वल टू एक्स बी ए जो ये डिस्टेंस था डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, समझ गए, तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, तो ये कितना आ गया 5 सेकेंड। इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ हियर आर सम चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चंस, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो इसको, आराम से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कंसेप्ट बताए उसी तरीके से कंसेप्ट लगाना। पहला चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन है, एन एलिवेटर विदाउट अ सीलिंग इज असेंडिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब समझ गया ना, एक एलिवेटर है इस तरीके का, ठीक है, जिसका ऊपर में कुछ नहीं है, ठीक है, अ बॉय ऑन द एलिवेटर शूट्स अ बॉल डायरेक्टली अपवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द एलिवेटर फ्लोर, मतलब यहाँ पे जो लड़का यहाँ पे कहीं खड़ा है ऐसे, ठीक है, और वो यहाँ से एक बॉल को फेंकता है ऊपर, ठीक है, और बॉल जो फेंक रहा है वो कितना हाइट है एलिवेटर के फ्लोर से 2 मीटर पे है, ठीक, जस्ट एज द एलिवेटर फ्लोर इज 28 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब एलिवेटर जो ऊपर जा रहा था ना, तो ये ग्राउंड लेवल था मान लो, तो यहाँ से ये 28 मीटर ऊपर था जब ये ऐसे बॉल को फेंका, ठीक है, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर, ये ध्यान रखना, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, जब दिया हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर लिखा हुआ है, जब नहीं दिया रहेगा तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, टू द एलिवेटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है व्हाट मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से फेंका, व्हाट मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड डज द बॉल रीच, पहला, दूसरा हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द एलिवेटर फ्लोर, मतलब यहां से बॉल फेंका होगा तो ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आएगा एलिवेटर फ्लोर में, ठीक है, तो ये चीज तुमको कैलकुलेट करना है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू साउथ एट 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो रिलेटिव टू द ग्राउंड, इन अ रेन दैट इज ब्लोन टुवर्ड द साउथ बाय द विंड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे है द पाथ ऑफ ईच रेन ड्रॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है, as measured by an observer stationary on the ground, ठीक, an observer on the train however sees the drops fall perfectly vertically, determine the speed of the raindrops relative to the ground, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाओ, हम खाली इतना हिंट दे देते हैं कि मान लो ये यही डायरेक्शन तुम्हारा साउथ का डायरेक्शन है, ठीक है, तो ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू साउथ, मतलब क्या कि एक ट्रेन है जो ऐसे साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, और रेनफॉल हो रहा था और विंड भी चल रहा था, तो हुआ क्या कि द पाथ ऑफ ईच रेन ड्रॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल एज मेजर्ड बाय द, मतलब बाहर में जो आदमी खड़ा था इस तरफ, ठीक है, वो क्या देखा कि रेनफॉल जो है वो वर्टिकली इस तरीके से गिर रहा है, रेन दैट इज ब्लोन टुवर्ड द साउथ, है ना, बाय द विंड, द पाथ ऑफ ईच रेन ड्रॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो मतलब ऐसा गिर रहा है, ये रेनफॉल इस तरीके से गिर रहा है, किससे, जो ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा था उसके लिए है ये कि ये 60 डिग्री एंगल बना के ऐसे रेन में हिट कर रहा है, लेकिन बोला कि एन ऑब्जर्वर ऑन द ट्रेन, जो इस ट्रेन में खुद बैठा हुआ है इसमें, ठीक है, अंदर में, ठीक है, ये जो ब्लू वाला जो आदमी बैठा हुआ है अंदर में, जो ट्रेन के अंदर खुद बैठा हुआ है, उसको क्या दिख रहा है ऑब्जर्व जब वो किया तो कि सी द ड्रॉप्स फॉल परफेक्टली वर्टिकली, मतलब इसको जो ये देख रहा है तो ये देख रहा है कि रेन ड्रॉप्स जो है वो ट्रेन पे
वर्टिकली गिर रहा है ट्रेन पे, ठीक है। यही क्वेश्चन, जो बाहर से देख रहा है वो देख रहा है कि 60 डिग्री एंगल पे गिर रहा है, लेकिन जो अंदर खुद ट्रेन में बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि वो वर्टिकली गिर रहा है। तो ऐसा होगा भी, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल है, फिजिक्स का कमाल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को तुम आराम से बना लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिप ए इज लोकेटेड 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 2.5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ शिप बी. Ship A has velocity of 22 km per hour towards the south and ship B has a velocity of 40 km per hour in a direction of 37 degree north of east. ठीक है, अब ये सब का मतलब तो तुमको समझ में आता होगा ना, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये समझ लेना, हम पहले भी बता चुके हैं ये। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, ठीक है, विथ आई कैप टुवर्ड्स द ईस्ट। मतलब तुम्हारा क्या है, अगर तुम इधर अगर ईस्ट बनाए हो, ये डायरेक्शन तेरा ईस्ट का है ना, तो ये ऊपर का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्थ होगा, ठीक है। तो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ईस्ट से 37 डिग्री, मतलब ईस्ट से 37 डिग्री ये होता है, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये होता है 37 डिग्री, ठीक है। अब पूछ रहा है, ये तो निकाल लोगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इन यूनिट वेक्टर नोटेशन विद आई कैप टुवर्ड द ईस्ट, मतलब ये डायरेक्शन जो मेरा है ये प्लस एक्स एक्सिस है, दिस इज आई कैप, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, तो ये आई कैप है इधर, तो ऊपर वाले को जे कैप मान लो, ऊपर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, ठीक है। फॉर द पोजिशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, निकाल लेना खुद से, वे टी इक्वल टू 0 when the ships are in the position described हो, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये जहां जहां था 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड 2.5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ शिप बी, जो ये लिखा हुआ है, यह t इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम से तुमको मल्टीप्लाई करके निकालना है, वो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन वेक्टर निकालने आता है ना, निकल जाएगा वो। अब है, एट व्हाट टाइम इज द सेपरेशन बिटवीन द शिप्स लीस्ट, ठीक है, कितने टाइम के बाद दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, एंड व्हाट इज द लीस्ट सेपरेशन, दोनों के बीच में सबसे कम सेपरेशन कितना है। ये तो तुमको ये अच्छे से इसमें फिगर बनाना होगा, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखते के साथ तुमको ये सब अपने आप पता चलने लगेगा। ए वेलोसिटी ऑफ ए मतलब शिप का वेलोसिटी ऑफ शिप लिख लो, या हाँ, वेलोसिटी ऑफ शिप ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ शिप बी, ऐसे करके यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, इसको बना के देखना खुद से। चलो अब आगे देखते हैं। Next question is, two swimmers leave point A on one bank of the river to reach point B lying right across on the other bank. मतलब क्या है कि ये मान लो रिवर है, ठीक है, ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज A, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज B, यहाँ पे, ठीक, राइट अपोजिट, मतलब एकदम सामने, ये अपोजिट बैंक में, ठीक है, ऐसा है। One of them crosses the river along the straight line AB, ऐसा, while the other swims at right angles to the stream, ठीक है, right angles to the stream, and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to the point B। मतलब कहने का मतलब समझे कि मान लो जो ये वाला जो बोल रहा है ना, one of them crosses the river along the straight line AB while the other swims at right angles to the stream, मतलब स्ट्रीम कैसे बह रहा है, मान लो स्ट्रीम इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसा ये रिवर जा रहा है इस तरीके से, तो क्या होगा कि जो अगर इस तरीके से तैरना स्टार्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रीम था वो उसको धक्का देते 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 कहीं यहाँ पहुंचा देगा, यहाँ पे। तो एक्चुअली में वो जाना स्ट्रेट चाह रहा था ऐसा, लेकिन वो ऐसा ना जाके कहाँ पहुंच जाएगा, इधर कहीं पहुंच जाएगा, उसके बाद वहां से निकलेगा, फिर वो पैदल चलता हुआ यहाँ तक आएगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। और पहले वाले का जो मीनिंग है, वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, इस लाइन का ये मतलब है कि ये अपना पोजीशन ऐसा रखा हुआ था कि ये कंटिन्यूअसली बाहर से जो देखता आदमी उसको लगता है कि वो हमेशा सीधा ऐसा तैर रहा है ए टू बी। तो ऐसा तैरने के लिए क्या होता है, उसको ऐसे नहीं तैरना पड़ता, ही हैज टू स्विम लाइक दिस। अगर वो इस तरीके से अगर स्विम करता एक पहला स्विमर, तो वो धक्का खाते खाते भी इस तरफ पहुंचता, अगर उसका डायरेक्शन ऐसा होता तो। ये बात समझ रहे हो ना, क्योंकि रिवर बह रहा है, अगर रिवर स्टिल रहता, अगर रिवर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो तुम सीधा इधर से उधर चले जाते, लेकिन रिवर चूंकि रिवर भी फ्लो कर रहा है, तो तुम जब अगर सीधा तैरना चाहोगे तो तुमको क्या करेगा, रिवर ड्रिफ्ट करा के आगे ले जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही जो डिस्टेंस बनता है, ये क्या बनता है, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस बनता है, ये इतना ड्रिफ्ट करा देगा तुमको। तो ये ड्रिफ्ट रोकने के लिए अगर तुमको डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचना है बी पे, तो तुमको क्या करना होगा,
कुछ और एंगल से तुमको तैरना स्टार्ट करना होगा पीछे तरफ से, ताकि वो ड्रिफ्ट करा के भी तुमको कहां पहुंचाए, डायरेक्टली बी पे। लॉजिकली समझ रहे हो ना, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी यू ऑफ इज वॉकिंग इफ बोथ स्विमर्स रीच द डेस्टिनेशन, मतलब पॉइंट बी पे साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को सेम टाइम लगा, मतलब एक जो था स्विमर 1 जो था वो ऐसा स्टार्ट किया तैरना कि वो डायरेक्टली ए से बी में पहुंचा, ठीक है। ये स्विमर 1 इस तरीके से तैरा, ठीक। स्विमर 2 जो था वो राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम स्टार्ट किया था तैरना इस तरीके से, तो उस ये क्या हुआ, ये ड्रिफ्ट हो गया इस तरफ। तो जितने टाइम में वो यहां से यहां पहुंचा तैर के, उतने देर में ये जो स्विमर 2 था वो पहले ड्रिफ्ट होकर यहां आ गया, उसके बाद ये चल के यहां से यहां वापस बी में आया। तो जितना टाइम इसको लगा, दोनों का टाइम इक्वल था, यही बोलना चाहता है, ठीक है। द स्ट्रीम वेलोसिटी v नॉट, स्ट्रीम का वेलोसिटी जो है इट इज 2 किलोमीटर पर आवर, एंड द वेलोसिटी v डैश जो दिया हुआ है ऑफ ईच स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन द सेंस, इसमें मतलब है स्टिल वाटर, या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है ये v डैश, ठीक है, इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। और v नॉट जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, स्ट्रीम का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों v डैश जो है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू, दिस इज ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब तुमको इसमें अपना रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लगाना है, ठीक है। एंगल लगाओ, वेक्टर लगाओ, वैसे बिना वेक्टर का तो बनेगा नहीं, हम तुमको पहले ही बता दिए हैं। इसमें बढ़िया से वेक्टर लगाओ, ये एकदम आराम से ये क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी, मतलब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ठीक है। चलो इसको बना के देखना खुद से। With this we have completed our relative velocity chapter, ठीक है। This is also one of the most important chapters, क्योंकि हम तुमको पहले भी समझाए थे कि कैसे रिलेटिव मोशन, और तुम अभी जितना भी हम तुमको समझाए ये तुम फिजिकली भी विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन है क्या, आखिर ये सब चीजें क्यों होती हैं, ठीक है। बिकॉज दिस ऑल इज दिस ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो इसमें समझना यही है, फॉर्मूला तुमको आता है लगाने, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालना है किसी के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड VAG माइनस VBG, ठीक है। दोनों का सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये फार्मूला लगाओ, वेक्टर्स का अच्छे से यूज करो, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स फॉर्म में लिखो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालो, और आराम से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, और कभी गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कहीं कहीं लोग होते हैं बिना वेक्टर्स का बताते हैं, उसमें गलती होने का संभावना होता है, ठीक है। उसमें एंगल गलत आ सकता है या नहीं भी सॉल्व हो सकता है। तो अगर तुमको वेक्टर फॉर्म में लिख के बनाओगे तो गलती कभी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी द सॉल्यूशन टू चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन। टिल देन हैव अ गुड टाइम लर्निंग फिजिक्स। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ। थैंक यू।